नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वेद माता गुरुकुलम में। आइए आज पढ़ते हैं कक्षा 10th का चैप्टर 4 जो है जिसका शीर्षक है कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। कार्बन आप लोग जानते होंगे, देखे होंगे कि कोयला जो है वो कार्बन का क्या है, रूप है। कोयला है, हीरा है, ये सब कार्बन का रूप है। ठीक है, तो कार्बन एक अधातु है जिसको सी से दर्शाया जाता है। ठीक, यह सर्वतोमुखी है, यानी कि हर जगह पाए जाने वाले पदार्थ हैं। हर चीज़ में जो भी सजीव और निर्जीव पदार्थ हैं उनमें सभी में कार्बन की मात्रा पाए जाते हैं। ठीक है, यह कार्बन जो है भूपर पट्टी पर यानी कि जमीन पर, धरातल पर जो है कार्बोनेट के रूप में है तथा हाइड्रोकार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। जैसे कि कोयला भी हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब जो है कार्बन का रूप है। तो ये 0.02% जो है सो पाया जाता है। अब कि वायुमंडल में भी कार्बन है ना। जो हमारे वायु है उनमें भी क्या है, कार्बन है। किसी रूप में है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में है। तो वहाँ भी कार्बन है। वो कितने मात्रा में पाए जाते हैं पूर्णतः, तो ये 0.03% की मात्रा में उपस्थित है। ठीक है, जिसकी भोजन, कपड़े, दवा, पुस्तक, सभी सजीव वस्तुएं, पेड़ पौधों व जीव जंतु कार्बन के यौगिक से बनते हैं। सभी जितने भी चीज़ दिख रहे हैं वो सभी के रूप में कार्बन के यौगिकों का मात्रा उपस्थित होता है। ठीक है, अब कार्बन की परमाणु संख्या जो है 6 है। परमाणु संख्या जो आवर्त सारणी के अनुसार से कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है, 6 है। तथा इनके जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो भी 6 है। ठीक है, अब कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के और एल, तो के कक्षा और एल कक्षा है ना। तो के कक्षा का जो में 2 इलेक्ट्रॉन और एल कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉनों की संख्या उपस्थित है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं कि कोई भी तत्व होता है उनके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अपने कोश को पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है स्टेबल करने के लिए कोई भी तत्व को। ठीक है, तो इनका जो बाहरी कक्षा में है सो के कक्षा में 2 है और एल कक्षा नहीं। एल हुआ मतलब कि बाहरी कक्षा हुआ, एल कौन सा हुआ, बाहरी कक्षा। तो एल जो बाहरी कक्षा है तो इनमें जो है सो 8 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए तब ये क्या होगा, स्टेबल होगा। पर लेकिन कितना इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, 4 इलेक्ट्रॉनों की संख्या है इसमें। तो 4 इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो इन्हें स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की और ज़रूरत पड़ेगी। 4 इलेक्ट्रॉनों की और ज़रूरत पड़ेगी। तो 4 इलेक्ट्रॉनों की जो जरूरत पड़ेगी वो इनका संयोजकता होता है। क्या होता है इनका, संयोजकता। ठीक है, समझ गए। आइए आगे देखते हैं। तो कार्बन की संयोजकता, तो कार्बन की संयोजकता 4 है। यह एक साथ 4 आबंध बना सकता है। 4 आबंध बनाने से इनके बाहरी कोश में जो 8 इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाते हैं, पूर्णतः स्टेबल हो जाते हैं। जैसे कार्बन का के और एल कक्ष में, के कक्ष में 2, क्योंकि 6 संख्या होती है, कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। तो के में 2 और एल में 4। ठीक है, अब इनको 4 इलेक्ट्रॉनों की और आवश्यकता होती है बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन को तो करने के लिए। तो इनकी संयोजकता क्या होती है, 4 होती है। तो कार्बन हमेशा सहसंयोगी आबंध बनाते हैं। ठीक, इनके निम्न कारण क्यों का बनाते हैं सहसंयोगी आबंध, जानिए। क्योंकि जितने भी तत्व हैं उन सभी तत्वों में से कार्बन का जो है, कार्बन का संयोजकता 4 सबसे ज़्यादा है। कार्बन का सबसे ज़्यादा संयोजकता 4 है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन को ये ना तो ग्रहण कर सकता है ना त्याग सकता है। क्यों, क्योंकि जब भी किसी तत्व का, मान लीजिए ऑक्सीजन 8 है ना, तो क्या है, के कक्षा में 2, के में 2 और एल में 6। तो इनको स्टॉक पूरा करने के लिए, ऑक्सीजन में जो होती है सो स्टॉक पूरा करने के लिए यहाँ 6 है। तो इनको स्टॉक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की संख्या की आवश्यकता होती है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है तो इनकी संयोजकता क्या होगी, 2 हो जाती है। संयोजकता क्या होती है, 2 हो जाती है। ठीक है, और 2 यदि ये ग्रहण कर लेते हैं तो इनका स्टॉक पूरा हो जाता है। क्या होता है, पूरा हो जाता है। ठीक है, 8 हो जाएगी। समझ गए। वह अब वही बात करती हैं कि कार्बन का, क्योंकि अब देखिए ऑक्सीजन में देखिए कि 2 यदि पूरा कर लेता है, 2 क्या है, छोटी है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों को ये ग्रहण कर सकते हैं। इनके पास इतनी क्षमता होती है जो 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके साझे करके ये अपनी
कक्षा बाहरी कक्षा को स्टॉक में कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। पर वहीं कार्बन का बात करते हैं, कार्बन का, तो कार्बन का बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता भी है इन्हें। जब 4 इलेक्ट्रॉनों की इनको आवश्यकता होती है तो ये 4 इलेक्ट्रॉनों को ये नहीं बना सकते, नहीं त्याग सकते। क्यों? क्योंकि इसको त्यागने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा बल लगता है। ठीक है, बाहरी कक्षा में कार्बन की एनर्जी बल को त्यागने के लिए। उसी तरह से 4 इलेक्ट्रॉनों को ना फिर ये ले सकते हैं किसी से। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि जो इनके कार्बन की जो बाहरी कक्षा का जो आकार होती है वो छोटी होती है। क्या होती है? छोटी होती है। जहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉनों को 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर से लेने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, ये नहीं लग पाते हैं, नहीं रख पाते हैं। मान लीजिए रूम छोटा सा है और इसमें भर देना, ज़्यादा सामान को भर देंगे तो क्या आएगा? क्या नहीं आएगा ना। उसी प्रकार से इनका जो कक्षा है बाहरी कक्षा वो 4 इलेक्ट्रॉन भी नहीं ले सकता, क्योंकि इनके आकार क्या होते हैं? छोटा होने के कारण ये 4 इलेक्ट्रॉनों को धारण कर पाना अत्यंत कठिन है। इसी कारण से बाहरी इलेक्ट्रॉन को भी ना ले सकते हैं और ना फिर ये त्याग भी नहीं सकते हैं। तो ये क्या करते हैं? आपस में बॉन्ड कैसे बनाते हैं? तो ये जो बॉन्ड बनाते हैं कार्बन, वो कार्बन आपस में जो है सो साझेदारी करके, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके सह आबंध बनाते हैं। क्या है? श्रृंखलन। तो किसी तत्व के परमाणुओं के आपस में लंबी श्रृंखला में जुड़ना श्रृंखलन कहलाता है। लंबी श्रृंखला का मतलब क्या हुआ कि देख सकते हैं चित्र के अनुसार से कार्बन कार्बन कार्बन, यानी कि इस तरह से कार्बन कार्बन आपस में क्या है? एक लंबी श्रृंखला के रूप में जुड़ता ही चला जाता है। तो इन्हें जो है सो श्रृंखलन प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि कार्बन का आकार छोटा होने के कारण इसमें परमाणुओं के बीच बनाए गए आबंध शक्तिशाली होते हैं। जब कार्बन की आकार जो है छोटा होती है तो आपस में 4 इलेक्ट्रॉनों को तो जो आबंध बनता है ना, यानी कि कार्बन के जो आकार जो छोटा होता है वो 4 इलेक्ट्रॉनों का जो आबंध बनता है वो बहुत मजबूत होती है, शक्तिशाली होती है। इससे इनकी सिर्फ लंबी श्रृंखला में, यानी कि श्रृंखला में ही सिर्फ नहीं बनता है आबंध, ये क्या करते हैं? एक शाखाएं में भी अपने को बनाते हैं, शाखाएं में भी अपने को बनाते हैं। ठीक है, ये शाखा के रूप में, जैसे कि चित्र में आप देख सकते हैं शाखा के रूप में कार्बन ये क्या है और इनकी शाखा क्या हो गया? ऊपर की ओर चला गया। तो ये शाखा, कार्बन के परमाणु एक दूसरे से वलय के रूप में भी हो सकते हैं, यानी वलय यानी कि गोलाकार, यानी कि वलयाकार के रूप में भी ये क्या करते हैं? आपस में रिएक्शन को, आबंध को बनाते हैं, जैसे कि चित्र के अनुसार से देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? वलय के अनुसार से हो गया, पेंटागन की 5 भुजा के रूप में हो गया। ये सभी प्रकार के भी क्या करते हैं? कार्बन के अपना रूप को बनाते हैं। ठीक है, कार्बन का 4 संयोजकता होती है, उनके कारण से क्या करते हैं? ये हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर आदि के साथ ये सहसंयोगी आबंध बना लेते हैं। ठीक है, तो कार्बन की बाहरी कक्षा में यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, 4। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन होगा ना। इसके लिए क्या करते हैं? जैसे कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन की संख्या 1 है तो इनका संयोजकता क्या है? 1 है। तो ये भी स्टेबल नहीं है, तो इनको स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो इनके पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है, पर 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इनको। तो ये क्या करता है? ये कार्बन से अपने साझेदारी कर लेता है कि कार्बन भाई आपके पास भी तो है बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन देकर के हमें संयोजन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये भी क्या करता है? कार्बन से संयोजन कर ले। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का क्या है? एक अणु है, तो ये आपस में क्या करते हैं? साझेदारी कर लिए। ठीक है, इस तरह से कार्बन का अब हो गया 5। उसी तरह से हाइड्रोजन का यहाँ भी का है। तो अब क्या हो गया? कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास पहले से था ही था, 4 इलेक्ट्रॉन तो था, और साथ में हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन से 2 हाइड्रोजन, 3 और 4 हाइड्रोजन के 4 अणुओं को भी ये क्या कर लिए? साझेदारी करके अपनी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 कर लिए। कितने कर लिए? बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8। और इस प्रकार से ये आबंध को बना लेते हैं कार्बन। समझ गए? चलिए, पर कौन कौन सा आयनिक आबंध और सहसंयोगी आबंध। आयनिक यानी कि कोवैलेंट। आयनिक बॉन्ड कैसे होता है? आयनिक बॉन्ड किसे कहते हैं? तो जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनने वाले आबंध को आयनिक आबंध कहते हैं। संख्या 11, प्रोटॉन की संख्या 11, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 होती है। तो इनको कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक का विन्यास क्या होता है इनका? 281 Lm। ठीक है,
तो K कक्षा में 2, L कक्षा में 8, M कक्षा में 1, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, M ज़्यादा हो रहा है, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, ठीक है। तो इनके बाहरी कक्षा में इसके बाद क्या बच जाएगा, 8 बच जाएगा। तो 8 जब बच जाएगा L के कक्षा में, तो ये पूर्णतः क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। ये पूर्ण तत्व अपने इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं ना, तो इसमें प्लस आयन होता है, और जब कोई ग्रहण करते हैं उसमें माइनस आयन होता है। क्या होता है, नहीं ग्रहण करते हैं मतलब लेते हैं, तो कर लेते हैं तो माइनस आयन होता है, ठीक है, ऋणात्मक और ऋणात्मक। उसी तरह से क्या है कॉन्फ़िगरेशन, तो K L M, तो K कक्षा में देखिए इसका क्या है, इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, L में 8 और M कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बात करते हैं इनका क्या, कि बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, जो कि यहाँ पर कितना है, 7 है, जरूरत है। तो 1 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होने के कारण से क्या करेगा, ये साझेदारी कर लेगा, यानी कि आयनिक आबंध कर लेंगे, आधार आयनों का आदान प्रदान कर लेंगे। तो सोडियम और ये क्लोरीन, तो सोडियम का क्या है, 1 है, क्लोरीन का भी क्या है, 1 है। तो ये आपस में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों की आदान प्रदान कर लेंगे। अभी बनाते हैं तो क्या बना लेंगे, NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये आयनों का आदान प्रदान हो जाता है, इस प्रकार से आयनों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। आइए सह संयोगी आबंध, सह मतलब दोनों साथ साथ में, दो परमाणुओं के बीच परस्पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा आयनिक आबंध को सहसंयोगी आबंध कहते हैं। तो आयनिक आबंध जब होती है तो इसमें भी क्या होती है, सहसंयोजक होते हैं। जैसे यहाँ ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 और 6 है, तो अंतिम कक्ष में कितना है, 6 है। इसको स्टॉक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, जोड़े इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके आपस में संयोजन ले रहे हैं, ठीक है। अब सहसंयोगी आबंध कितने 3 प्रकार के होते हैं, एकल संयोगी आबंध, सिंगल बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। आइए देखते हैं आगे क्या क्या। एकल सहसंयोगी आबंध है, यानी कि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, तो जब 2 परमाणुओं के बीच एक जोड़े इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो आबंध बनता है उसे एकल सहसंयोगी आबंध कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ हाइड्रोजन है और ये क्या है, हाइड्रोजन, तो ये 2 परमाणु, जब 2 परमाणुओं के बीच में एक करने की 2 इलेक्ट्रॉन की चाहिए, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉनों की चाहिए, तो आपस में तो इनको 2 इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ये आपस में साझेदारी करके एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को साझेदारी करके क्या करेंगे, ये आपस में आबंध बना लेंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हो गया H2, क्या हो गया इस प्रकार से H2। अब क्या है दूसरा कि द्विसहसंयोगी आबंध, तो इसमें क्या करते हैं कि जब 2 परमाणुओं के बीच में 2 जोड़े इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके जो आबंध बनाते हैं उसे द्विसहसंयोगी आबंध कहते हैं। यानी कि 2 जोड़े, वहाँ पर क्या था, एक एकल बॉन्ड में एक जोड़े करते थे, एक जोड़े का आबंध बनता था, यहाँ पर 2-2 यानी कि 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे आपस में। जो भी तत्व होंगे, जो भी होंगे तत्व परमाणु, वो 2-2 इलेक्ट्रॉनों की आपस में साझेदारी करेंगे, ठीक है। अब त्रिसहसंयोगी आबंध क्या है, अब इसमें क्या है कि 3-3 आप जोड़े साझेदारी करेंगे, 3 जोड़े इलेक्ट्रॉनों की क्या करेंगे, आपस में साझेदारी करेंगे। जैसे अणुओं की संख्या कितनी थी, 7 है ना, परमाणु संख्या 7 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2-2-5। तो इनको बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए, जिसके कारण से इनकी संयोजकता क्या हो जाएगी, इनकी संयोजकता 3 होती है, क्या होती है, 3, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉनों की इनकी ज़रूरत होती है। तो 3 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत के लिए क्या करेंगे, ये आपस में N के 2 परमाणु है ना, नाइट्रोजन के दोनों परमाणु आपस में जो है सो 3-3 इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, साझेदारी कर लेंगे, 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लिए, और साझेदारी करने के बाद इनका भी स्टॉक में क्या हो गया, पूर्ण हो गया है, 3-6 हो गया, 3-3-6 और 2 8 हो गया। अब इसके रूप में देखा जाए तो यहाँ भी 3-3-6 और 2 8 हो गया। तो इस तरह से ये साझेदारी करके अपना स्टॉक को पूरा कर लिए। तो आइए देखते हैं कि सहसंयोगी यौगिक के गुण क्या होते हैं। सहसंयोगी आबंध जो होते हैं वो द्रव या गैसीय अवस्था में जो होते हैं, तत्व होते हैं, उसी में पाए जाते हैं। इनका गलनांक और क्वथनांक भी दोनों क्या होता है, कम होता है आमतौर पर, और यह पानी में घुलनशील होते हैं, जब भी होते हैं पानी में ये घुल जाते हैं। ये विद्युत का कुचालक होते हैं, विद्युत इससे क्या होते हैं, प्रवाह नहीं कर सकते हैं, जो आबंध सहसंयोगी यौगिक जो होते हैं उसमें से, ठीक है। अब कार्बन का क्या है कि अपरूपी
अपरूपता भी के बारे में जानेंगे, यानी कि कार्बन के किस किस रूप में उपलब्ध होते हैं हमारी धरती पर। तो आप देखे होंगे कि क्या है, हीरा जानते होंगे, डायमंड ग्रेफाइट हो गया जिसे कहते हैं ग्रेफाइट, यानी जो पेंसिल के जो बीच में तो ये काला काला जो है ना, ये ग्रेफाइट कहलाता है। ठीक है, और वो क्या है, फ्लोरीन C60, ये भी क्या है, कार्बन का एक अपरूप है। ठीक है, कार्बन का एक प्रकार है। तो किसी पदार्थ के विभिन्न रूपों में रासायनिक गुणों का उसका क्या होते हैं, समान होते हैं। रासायनिक गुण उसका जो समान होते हैं, लेकिन भौतिक जो गुण होता है वो अलग अलग होते हैं, यानी कि बनावट उसका अलग अलग होते हैं। भौतिक यानी कि बनावट उनका अलग अलग रूप में होते हैं, उसे अपरूपता कहते हैं। तथा विभिन्न रूपों को जो उपलब्ध होते हैं उसे अपरूप कहते हैं। आइए देखते हैं कि हीरा और ग्रेफाइट दोनों भौतिक संरचना एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। ठीक है, परंतु इनके रासायनिक गुण क्या है, बिल्कुल समान होते हैं। तो समावयवता, अब आगे पढ़ते हैं कि समावयवता क्या होती है। समावयवता क्या होती है, तो समावयवता मतलब एक समान, यानी कि कोई भी चीज तत्व है, यानी कि यौगिक है, तो जो यौगिक है उनकी जो नाम होते हैं, लिखने का जो अनुसूत्र होते हैं, यानी कि सूत्र जो होती है वो समान होते हैं, पर उनकी जो संरचना होती है, बनावट होती है, वो अलग अलग रूपों में लिखा जा सकता है। उसे यौगिक का समावयवता कहते हैं। जैसे कि यहाँ उदाहरण 12 क्या है, ये पेंटेन का फॉर्मूला है, अनुसूत्र है। ठीक है, तो पेंटेन को क्या है, समावयवता कितने प्रकार के हैं, 3 है समावयवता। इसमें नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। आइए आगे, आप पीछे हम बता चुके हैं आप लोग को कि क्या बताए हैं कि जो संरचना होती है वो अलग अलग श्रृंखलन संरचना बताए हैं, शाखाएं संरचना बताए हैं। तो वही का उसी चीज़ का यहाँ उपयोग होता है। तो देखिए श्रृंखलन में जो हो रहा है यहाँ पर कार्बन को सभी क्या है, ये श्रृंखला के रूप में जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया नॉर्मल पेंटेन, यानी कि जो नॉर्मल रूप में होता है। ठीक है, और ये क्या है कि शाखा के रूप में जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया, आइसोपेंटेन। अब ये दिख रहा है कि ये क्या, वर्गाकार अनुसार, आप तो फिर आयताकार कह सकते हैं इसको, वर्गाकार या फिर आयताकार रूपों में इनका जो संरचना को लिखा गया है वो नियोपेंटेन है। ठीक है, लेकिन सभी में देखें तो C5 कार्बन की संख्या 5 और हाइड्रोजन की संख्या 12 ही मिलेंगे। तो नॉर्मल, आइसो और नियो 3 याद रखने का जरूरत था आप लोग को। ठीक है, नॉर्मल में क्या होगा, श्रृंखलन के रूप में होता है, आइसो में क्या होता है, शाखाएं के रूप में होता है, नियो में भी आयताकार के रूप में हो रहा है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं कि हीरा और ग्रेफाइट में क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या अंतर है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि हीरे और ग्रेफाइट में अंतर को स्पष्ट करें, अंतर को लिखें, अब तो बताएं। ठीक है, जैसे हीरा की प्रकृति में क्या होती है, कठोर पदार्थ होती है। हीरा जो सो कठोर होता है, किसके तुलना में, ग्रेफाइट जो सो कोमल होता है। ठीक है, पर हीरा को क्या होता है कि आसानी से काट नहीं सकते हैं, और ग्रेफाइट देखे होंगे जो पेंसिल में लगा होता है, वो लिखते हैं, छीलते हैं तो क्या होता है, दबता है तो वो टूट जाता है, जो कि वो कोमल होता है। तो इसकी संरचना जो सो त्रियामी होती है, हीरा की संरचना जो सो त्रियामी होती है। त्रियामी मतलब 3 कोणीय टाइप पे होता है ना, और इनकी संरचना जो सो षटकोणीय, यानी कि 6 कोना के रूप में होती है। ठीक, हीरा का जो सो इसका गलनांक जो सो बहुत उच्च होता है, ज़्यादा मात्रा में इसको ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है, ज़्यादा उच्च ऊर्जाओं की ज़रूरत होती है, तब ये क्या होता है, गलते हैं। तो इनकी जब हीरा की तुलना में इसका गलनांक कम होता है, कितना होता है, कम होता है इसकी तुलना में। यह ऊष्मा और वह विद्युत का कुचालक होती है। जो हीरा होती है वह ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होती है, इनसे ऊष्मा की प्रवाहित नहीं किया जा सकता है। लेकिन वहीं यह कार्य ऊष्मा या विद्युत का सुचालक होता है। था निप्पो वगैरह का बैटरी पहले आता था, इसमें क्या होता था, जो बीच में एक छड़ लगाया जाता था मोटा सा, तो वो ग्रेफाइट होता था, वो भी क्या होता था, ग्रेफाइट होता था, है ना, जो टॉर्च वगैरह में लगता था। तो वो क्या होता है, बैटरी को विद्युत का वो सुचालक होता था, सुचालक होता है, इसी कारण से उसको लगा जाता है ना। तो यह पारदर्शी होता है, क्या, हीरा क्या होता है, पारदर्शी होता है, पर वहीं ग्रेफाइट जो है सो अपारदर्शी होता है। फ्लोरीन क्या होता है, तो फ्लोरीन जो है सो यह कार्बन का एक अपरूप है। ठीक है, यह गोलाकार अणुओं के रूप में परस्पर 60 कार्बन से बने होते हैं। ठीक, यह फुटबॉल के जैसे गोल होता है, दिख रहा है कब चित्र में कि फुटबॉल की तरह ही क्या है, गोल लग रहा है ना। इसका खोज बकमिस्टर फुल नामक अमेरिकी वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, किसका, फ्लोरीन का। फ्लोरीन ना तो अत्यधिक कठोर है और ना ही मुलायम होते हैं, जो अत्यधिक कठोर होता है ना ही अत्यधिक मुलायम होते हैं। फ्लोरीन के एक अणु में कार्बन परमाणु के 20 षटकोण, यानी कि 20 षडभुज टाइप पे जो होते हैं, और तब 20 पंचभुज होते हैं। षडभुज मतलब 6 भुजा वाले जो होते हैं वो 20 होता है, एक में 6 भुजा वाले। और पंचभुज यानी कि जो 5 भुजा जो होते हैं ना आपस में, ऐसे पंचभुज, ये भी जो 20-20 होते हैं दोनों में। ठीक है, ये फ्लोरीन के बारे में है, इसका क्या करना है, याद कर लेना है आप लोग को इसके बारे में। ठीक है, साथ साथ में फ्लोरीन का क्या होता है, C60 से लिखा डिनोट किया जाता है, किससे, C60। ठीक है,
आइए देखते हैं फ्लोरीन का उपयोग क्या होता है। तो फ्लोरीन का अतिचालकता के रूप में उपयोग करते हैं हम इन्हें। इसमें जो है निम्न ताप पर बिना प्रतिरोध के धारा बहती है। कम ही ताप होता है ना, फिर भी क्या होता है, धारा प्रवाह बहुत अधिक होता है। अर्धचालकता के रूप में होते हैं। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या चालकों से कम एवं अचालकों से अधिक होती है, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये सब क्या है, फ्लोरीन के उपयोग में आते हैं। स्नेहक मतलब कि जो घर्षण कम करने वाले जो पदार्थ बनते हैं, उन सभी में फ्लोरीन का उपयोग किया जाता है। उत्प्रेरक यानी कि कोई भी विक्रिया को बढ़ाने के लिए इन सभी के लिए रूप में उत्प्रेरक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तथा साथ साथ में मेडिसिन के रूप में भी किया जाता है। जो एड्स फैलाने वाले जो विषाणु होते हैं, उसको रोकथाम के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इसका फ्लोरीन का। ठीक है, आगे फिर हम लोग जानेंगे अगला वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।